हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो लेके आया हूँ। जो चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और टॉपिक का नाम है अदर आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अदर आइटम्स में क्या क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अदर देन द आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वो सारी आइटम्स जो ना कैपिटल अकाउंट में आती ना करंट अकाउंट में आती, वो अदर आइटम्स में आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। तो इसमें कौन कौन सी आइटम आती हैं वो डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर नंबर वाइज देखेंगे तो आपको सारा का सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है एरर्स एंड ओमिशंस। Errors and omissions are added largely as balancing items in the balance of payment account. Error और omissions को ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस बनाया जा सके, इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सके। Owing to a large variety of transactions, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, it is often not possible to record all of them with 100% एक्यूरेसी। क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स में क्या पता 100% एक्यूरेसी ना आए। Errors and omissions account for inaccuracies in the रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। तो वो जो सारी इनएक्यूरेसीज हैं उनसे डील करने के लिए एरर्स एंड ओमिशंस का एक क्लॉज लेके आए हैं, जिससे हम एरर्स और ओमिशंस डाल के इसको ऑटोमेटिकली बराबर कर सकें। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है एरर्स एंड ओमिशंस के बाद ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या क्या आ जाता है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये थोड़ी डिफरेंट रहती है। दीज आर डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन्स बिकॉज, ये बाकियों से डिफरेंट क्यों होती है? दीज ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट ओनली बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये ट्रांजेक्शन्स सिर्फ और सिर्फ या तो गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट का जो बैंक है, जैसे मान लो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। दीज ट्रांजेक्शन्स आर अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जो भी ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से की जाती हैं। कंसिक्वेंटली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स always have an impact on balance of payment status of a country and its exchange rate with the rest of the world। जो भी ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स हैं इसके होने से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर काफ़ी असर पड़ता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट पे भी असर पड़ता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या आ जाता है? नंबर वन, ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व्स। These reserves may be increased or decreased with a view of financing government expenditure abroad। इन रिजर्व्स को या तो इंक्रीज कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, इस हिसाब से चेंज कर दिया जाता है कि सरकार अपने खर्चे को मैनेज कर पाए। सरकार ने बाहर से पेट्रोल या क्रूड ऑयल मंगवाना है या बाहर से कोई ऐसी चीज़ें मंगानी है जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? डॉलर तो चाहिए ना, वो ऑफिशियल रिजर्व से आएगा। Reduction in reserves implies purchase of foreign exchange while increase in foreign reserves implies sale of foreign exchange। अब जो गवर्नमेंट के पास खजाना पड़ा है, गवर्नमेंट के पास जो अपना पैसा पड़ा है, अगर उस रिजर्व्स से हम फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, रिडक्शन इन रिजर्व्स, अगर हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयज परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब अगर हमारे रिजर्व्स जो इंडियन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि हम फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं, वाइल इंक्रीज इन द रिजर्व्स, अगर हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम डॉलर को बेच के इंडियन करेंसी को खरीद रहे हैं। बाय चेंजिंग द ऑफिशियल रिजर्व्स द गवर्नमेंट इज चेंजिंग इट्स सप्लाई एंड डिमांड स्टेटस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सरकार क्या करती है? सरकार इंटरनेशनल मार्केट में अपने पैसे फेंक के डॉलर भी खरीदती रहती है और डॉलर को बेच के अपने पैसे भी खरीदती रहती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो वो ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ता है। दिस मे बी डन विद अ व्यू ऑफ अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में अपने करेंसी के रेट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस में चेंजेस ला के रिजर्व्स में से ही पैसा निकाल के डॉलर खरीदता रहता है और बेचता रहता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। बी पॉइंट आ जाता है ऑफिशियल एसेट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऑफिशियल एसेट्स क्या हैं? इंक्रीज इन दीज एसेट्स जनरली इम्प्लाइज इंक्रीज इन रूपी रिजर्व्स। अगर हमारे कंट्री में एसेट फॉरेनर्स के या ऑफिशियल एसेट्स बढ़ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, तो वो लोग क्या करेंगे? बाहर से पैसा लेके आएंगे ना, तो हमारे पास रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। नॉन रेजिडेंट्स हैव टू स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज टू इंक्रीज देयर रूपी
रिजर्व्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ताकि उनको रुपए मिलें, कॉजिंग फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, उसकी वजह से हमारे कंट्री में क्या आएंगे, डॉलर आएंगे। अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन सच रिजर्व्स इज रिफ्लेक्टेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो जितना बार से ज़्यादा पैसा आएगा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में उतना ही फेवरेबल असर होगा। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन सच रिजर्व्स causes flow of foreign exchange out of the country as and is therefore recorded as a negative item of balance of payment। अगर वो अपनी प्रॉपर्टियाँ यहाँ से बेच के चले जाते हैं तो फिर उनको तो डॉलर देने पड़ेंगे ना, तो डॉलर देंगे तो डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए नेगेटिव असर डालता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। टेक केयर, बाय बाय।